अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी 5 देशों की राजकीय यात्रा में थे और इस यात्रा के दौरान वो नीदरलैंड पहुंचे। तो आज के सेशन में मैं नीदरलैंड का मानचित्रण कराऊंगा कि एक्चुअल में नीदरलैंड कहाँ पर है, क्या इसका पॉलिटिकल मानचित्रण है, क्या इसका जो है ज्योग्राफी है। तो हम यहाँ पर नीदरलैंड के बारे में समझेंगे और नीदरलैंड के साथ साथ चूंकि नीदरलैंड बेनेलक्स कंट्री का समूह का हिस्सा है तो बेनेलक्स कंट्रीज के बारे में समझेंगे। तो आइए एक मैपिंग वाला सेगमेंट शुरू करते हैं। अपना एटलस ओपन कर लीजिए और बाकी मेरे इस मैप में देखते रहिएगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहली बात देखिए, नीदरलैंड जो आपका है ये वाला आप मैप देखिए। नीदरलैंड आपका यूरोपीय कंट्री है, यूरोप में अवस्थित है। यदि हम यूरोप में इसकी अवस्थिति देखते हैं तो उत्तर पश्चिम यूरोप का एक प्रमुख देश है आपका। कई सारी यहाँ की टेक्नोलॉजी ऐसी है, यहाँ पे तकनीकी ऐसी है जिसमें सबसे प्रमुख तकनीकी है जल प्रबंधन तकनीकी। एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, जितने भी बड़े सूचकांक हैं, हर तरीके के सूचकांक, यहाँ पर मानव का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जीवन स्तर मानव जी रहा है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड के पूरे सिनेरियो को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि किन किन देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखिए, एक तो समतल भूभाग बहुत ज़्यादा है इसके पास, दूसरा नहरें बहुत सारी हैं, यहाँ पे पवन ऊर्जा को लेकर के बहुत फेमस है पूरा क्षेत्र, और लो लैंड एरिया भी है, मतलब कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट यहाँ तक है कि नीदरलैंड के पास खुद की लैंड कम है तो इन्होंने समंदर के पानी को जो है पीछे ढकेल दिया है। ऐसी तकनीक, इन्होंने ऐसे बांध बनाए हैं बड़े बड़े। अभी प्रधानमंत्री जी एक बांध घूमने भी गए थे इसी दौरान पे, तो इन्होंने समंदर की ज़मीन को ले लिया है। इस लेवल की यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी में यदि हम इसको देखते हैं सिनेरियो में, ये आपका नीदरलैंड है। आप देखिए, एक देश तो इसके साथ जर्मनी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, और दूसरा देश है आप देखेंगे बेल्जियम सीमा साझा कर रहा है। दो देश इसकी सीमा साझा करने वाले हैं, जर्मनी और बेल्जियम, ठीक है। इसकी सीमाएं दो देशों से लगती हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी? यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग यहाँ पर अवस्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग पे। आप देखेंगे ऊपर यहाँ डेनमार्क है, डेनमार्क से इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो सीमाएं जर्मनी और बेल्जियम से लगती हैं, पहले तो ये समझना है। इसके उत्तर में उत्तर सागर है, यह अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। और आप देखेंगे ये जो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये देश है यूके, ठीक है। तो उत्तरी सागर आपका बीच में पड़ता है, ये नीदरलैंड है, ये आपका यूके है, बीच में उत्तरी सागर है, ठीक। इतना आपको समझना है। यानी कि ओवरऑल देखें तो उत्तरी सागर आपका पश्चिम और उत्तर दोनों जगह पे पड़ता है। तो यहाँ पर लैंड एरिया में जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, और उत्तरी सागर आपका वाटर बॉडी हो गया। राजधानी क्या है इसकी? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक है। कई सारे प्रमुख शहर है, रॉटरडम है, एम्स्टर्डम इसकी आधिकारिक राजधानी है। लेकिन इसके जितने भी कामकाज होते हैं ना, वो हेग में होते हैं। इसकी संसद जो है या सरकार के जितने भी कामकाज हैं वो द हेग से चलते हैं। नीदरलैंड का एक बहुत प्रमुख शहर है हेग, तो हेग से ही इसके सारे काम चलते हैं। यहाँ पे मतलब हेग इसकी प्रशासनिक राजधानी के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कई सारे बड़े शहर हैं, जैसे एम्स्टर्डम इसकी प्रशासनिक राजधानी है, और रॉटरडम जैसे एक बंदरगाह है, द हेग हो गया, यूट्रेक्स हो गया, ठीक है। यहां पर एक चीज समझिएगा, चार शहरों को मिलाकर के एक टर्म्स बनता है जिसको बोलते हैं रैंडस्टेड, ठीक है। रैंडस्टेड कौन कौन सा? रॉटरडम, एम्स्टर्डम, द हेग और यूट्रेक्स। ये चार शहरों को मिलाकर के हम रैंडस्टेड के नाम से भी जानते हैं। एक बड़ा शहरी नेटवर्क बनता है आपका, ठीक है। रैंडस्टेड करके इसको टर्म्स यूज किया जाता है। कई बार देखो बहुत तकनीकी शब्द भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, मैपिंग से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने आधिकारिक ये जो दिखा रहा हूँ ये आधिकारिक नक्शा ही है। और इसके बारे में दो तीन बातें हम जो जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया, बेनेलक्स कंट्री, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि बेनेलक्स कंट्री क्या है, कब बना, क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पड़ गई बेनेलक्स कंट्री की, ठीक है, क्या पर्पज़ है आपका। और थोड़ा सा नीदरलैंड से जुड़े हुए कुछ रोचक तत्व भी आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा, देखो अभी हाल फिलहाल में जो भी कंट्री चर्चा में आने वाली है, आप ये समझिए हम करने वाले हैं। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं या भारत के राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में जाते हैं, जैसे अभी मैंने नार्डिक कंट्री कल करवाया था, यूएई मैंने आपको करवाया है, मैपिंग हुई है हमारी यूएई की कल।
अभी हमने आज नीदरलैंड कर रहे हैं, फिर स्वीडन करेंगे, नॉर्वे करेंगे, चाइना करेंगे। चाइना इस समय काफ़ी चर्चा में है। तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड मैप में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कवर होते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा, बहुत क्लियर होता जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी पहले हम बात करते हैं बेनेलक्स कंट्री, और इसके साथ हम कुछ समूह भी देखते जाएंगे। जो इस समय बहुत सारे समूह चर्चा में रहते हैं ना, समूहों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेनेलक्स क्या है आपका, पश्चिम यूरोप, जो आपका पूरा का पूरा पश्चिम यूरोप में 3 देशों का समूह है। ठीक है, 3 पड़ोसी देश मिलकर के बेनेलक्स बनाते हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, इनको बोलते हैं बेनेलक्स कंट्री। बेल्जियम यहां पर है, ये देखिए, नीदरलैंड से ही सीमा साझा कर रहा है बेल्जियम। लग्जमबर्ग एक छोटा सा मतलब देश है, कंट्री है, यहाँ पे देखिए ये है लग्जमबर्ग सिटी, और ये है नीदरलैंड। तो ये 3 देश मिलकर के क्या बनाते हैं, आप कुछ लिखो भी। ठीक है, जो चीज़ें समझ में आती हैं उनको राइट डाउन भी करो, केवल सुनना नहीं है, जो आपको समझ में आती है। जैसे आप ये बात लिखिए कि बेनेलक्स कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये आपके बेनेलक्स कंट्री में आते हैं। बेनेलक्स कैसे लिखते हैं, BENELUX, बेनेलक्स। VE का मतलब है बेल्जियम, NE का मतलब है नीदरलैंड, LUX का मतलब है लग्जमबर्ग। तो ये एक राजनीतिक आर्थिक, एक बार इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है क्या, पूरा का पूरा संगठन क्यों बनाया गया। ये संगठन बनाया गया एक तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और अंतर सरकारी संघ है आपका। तीनों देशों के शुरुआती नामों के आधार पे जो है पूरा रखा गया है। बेल्जियम का BE रखा गया, नीदरलैंड का NE रखा गया, और LUX आपका लग्जमबर्ग बनता है। 1944 में बनाया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय पर इन्होंने इसको बनाया सीमा शुल्क समझौते के तौर पे, कि हम आपस में जो ट्रेड वगैरह करेंगे तो हमारा जो सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी है, उसको लेकर के इन्होंने जो है एक एक ग्रुप बनाया 1944 में। 1944 में 2 संस्थाएं और बनी हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, आपको याद है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 2 संस्थाएं बनी, एक वर्ल्ड बैंक बना और दूसरा IMF बना। इनको हम ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की क्या बनते कहते हैं, जुड़वा बहनें कहते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कहां पर बने, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। 1944 में ही बेनेलक्स बना आपका। उद्देश्य क्या है, आपस में आर्थिक सहयोग करना, सामाजिक सहयोग करना, सांस्कृतिक पहचान देना और सीमाओं में मुक्त व्यापार करना। यानी कि जो देश हैं, इन देशों में किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगता, आपस में जो ट्रेड करते हैं मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड के तौर पे इन्होंने खोला अपने आप को। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, बेनेलक्स को यूरोपीय यूनियन का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, और बेनेलक्स जब बना, इसने महाद्वीप में आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। जो यूरोपीय यूनियन बना है आपका, चूंकि यूरोपीय यूनियन तो बाद में बना, पहले बना बेनेलक्स, तो कहते हैं कि बेनेलक्स के माध्यम से ही बाद में यूरोपीय यूनियन का थॉट निकल के आया, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहली बार इन्होंने किया। ठीक है, लगभग 3 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, यूरोप का विकसित देश है, घनी आबादी वालों में से देशों में से एक है। और देखा जाए तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, क्वेश्चन याद पूछता है। ठीक है, नीदरलैंड की मैंने एम्स्टर्डम बता दिया आपको। बहुत प्रमुख शहर हैं ये आपके। अब यहाँ पे क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर के पहले एक बार थोड़ा सा नीदरलैंड के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर बेनेलक्स के बारे में भी समझेंगे कि बेनेलक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या है यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा नीदरलैंड से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य भी देख लेते हैं। लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है, अब नीदरलैंड पे बात करते हैं। नीदरलैंड का शाब्दिक अर्थ है निचले देश, लो लैंड कंट्री। जो लो लैंड कंट्री हैं, जिनका समुद्र तल से भी नीचे स्तर है, लगभग 26% हिस्सा नीदरलैंड का समुद्र तल से भी नीचे है। आप समझिए 26% हिस्सा इसका लो लैंड एरिया है पूरा का पूरा। और लो लैंड एरिया नहीं है, इन्होंने क्या किया है, समंदर के पानी को पीछे ढकेल दिया है और समंदर की जमीन यूज कर रहे हैं ये लोग। यहां पर नीदरलैंड में एक बहुत शानदार कल्चर है जिसको हम साइकिल संस्कृति कहते हैं। नीदरलैंड में जितनी जनसंख्या है, लगभग 1.8 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ज्यादातर लोग साइकिलों से चलते हैं। यहाँ पे कारों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, साइकिलिंग का बहुत इस्तेमाल। इनफैक्ट यहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो भी आपको साइकिल में मिल जाएंगे। प्रो इन्वायरमेंटल, थोड़ा सा हेल्थ फ्रेंडली। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो है बहुत सारी पवन ऊर्जा को लेकर के, यदि आप देखें तो बहुत सारी पवन चक्की, चूंकि समंदर है
तो यहाँ पर पवन ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत काम हुआ है। विंड मिल्स बनी हुई हैं जिनको हम पवन चक्की कहते हैं, और ये आज से नहीं बनी हुई हैं। ये पवन चक्कियाँ बनाई गई हैं 18वीं 19वीं सदी में, पानी को समंदर में वापस भेजने के लिए। चूंकि लो लैंड एरिया है तो भूमि को सुखाने के लिए पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज से काफ़ी समय पहले यहाँ पर जो है विंड मिल्स बनाई गई थी और आज भी मौजूद है। तो पवन चक्कियों के लिए जाना जाता है ये पूरा देश। यहाँ का बहुत पुराना इतिहास है। आप सभी जानते हैं डच एक समय पूरे विश्व में एक औपनिवेशिक शासक के तौर पे थे। भारत भी आए, डच अंग्रेजों से पहले आए। डच पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। तो डचों का 17वीं सदी का समयकाल, जो नीदरलैंड के लोग मतलब सोचिए कितने इंटेलेक्चुअल रहे होंगे, इन्होंने पूरे दुनिया में व्यापार और ट्रेड करने का काम किया और एक तरीके से इन्होंने विश्व में बहुत सारे देशों को अपना औपनिवेशिक देश के तौर पे भी इस्टेब्लिशमेंट किया। यहाँ पे रॉटरडम शहर जो आपका है, एक बार मैप में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका है रॉटरडम। रॉटरडम यहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक है आपका। अच्छा, बहुत सारे लोग कई बार इसको हॉलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड भी बोलते हैं नीदरलैंड को, कि हॉलैंड। और ये कई लोग ये मतलब हॉलैंड नाम का भ्रम क्या है, क्या नीदरलैंड ही हॉलैंड है? तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दो प्रांत हैं, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। जैसे भारत में 28 प्रांत है, वैसे यहाँ पर भी है। हॉलैंड एक्चुअली यहाँ का एक प्रांत है, यहाँ का एक हॉलैंड, हॉलैंड शहर का नाम नहीं है, पूरे देश का नाम नीदरलैंड ही है, ठीक है। लेकिन हॉलैंड जो आपका है वहाँ का एक प्रांत है आपका। ये कब क्यों लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हॉलैंड की कई बार टीम खेलने आती है क्रिकेट मैच में, तो वो हॉलैंड की टीम के चक्कर में, वो हॉलैंड एक स्टेट का नाम है, दो स्टेट हैं यहाँ पे, साउथ हॉलैंड और नॉर्थ हॉलैंड, इस कारण से होता है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फूल का निर्यात है। ये फूल का बहुत बड़े मतलब यहाँ पे फ्लावर की खेती बहुत बड़े स्तर पे होती है। पूरा नीदरलैंड फ्लावर की खेती करता है और फ्लावर की खेती के लिए जाना भी जाता है। यहाँ पे फूलों की खेती बड़े स्तर पर होती है नीदरलैंड पे, ठीक है। तो एक तो फूलों के लिए यहाँ पर कई सारे प्रकार के फूल, टूलिप्स फूल होते हैं, रंग बिरंगे टूलिप्स फूलों की खेती यहाँ पर बड़े स्तर पे की जाती है, ठीक है। तो मैंने पहली चीज़ बताई, नीदरलैंड जो है आपका जो है दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? जर्मनी और बेल्जियम। बेनेलक्स कंट्री में कौन कौन सी कंट्री हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि हम विभाजन करें थोड़ा सा, जनरली मैं हल्का सा आपको दिमाग में ग्लिम्स दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। लगभग टोटल 12 प्रांत हैं, 12 प्रोविंस में बटा हुआ है आपका, ठीक है। और इसमें उत्तरी हॉलैंड और दक्षिणी हॉलैंड बहुत प्रमुख प्रांत हैं, इसके मेन प्रांत आपके हैं। बहुत सारे द्वीप हैं इसके पास, छोटे छोटे द्वीपों पे भी इसका कब्जा है। एक बोयनर द्वीप है, मतलब जो कैरेबियाई सागर में डच साम्राज्य का, यहाँ पे नहीं है वो, कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर कहाँ पर है? अमेरिका के पास है कैरेबियन सागर, दिमाग में बैठाइए। वहाँ पर बोयनर द्वीप है, सेंट यूलेसियन द्वीप है और साबा द्वीप है, वहाँ पर भी नीदरलैंड का ही कब्जा है, नीदरलैंड का विस्तार है, ठीक है। जैसे अभी आप हिंद महासागर में देखते हैं कई सारे द्वीप ऐसे हैं, जैसे डियागो गार्सिया है, या फिर अभी एक द्वीप जो है फ्रांस ने सैन डियागो को भी जो है कब्जा, मतलब कई सारे द्वीप ऐसे हैं जिन पर औपनिवेशिक कब्जा अभी भी बना हुआ है कई सारे देशों का। तो नीदरलैंड ने कैरेबियन क्षेत्र के 3 द्वीपों को अपने डच साम्राज्य का हिस्सा बना रखा है। वाटर मैनेजमेंट बहुत बड़े स्तर पर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कई सारी नदियाँ भी हैं, यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं। यदि आप मैप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर बड़ी नदियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो राइन नदी है और दूसरी म्यून नदी है और एक सेल्डन नदी है। 3 प्रमुख बड़ी नदियां यहाँ पर देखने को मिलती है। राइन नदी यूरोप की जीवन रेखा के तौर पे है। राइन नदी, म्यूज नदी, सेल्डन नदी, ठीक है, 3 नदी हैं और देश के व्यापारिक पूरे के पूरे मार्ग के तौर पे डेवलपमेंट करती हैं। ये डच लोगों को समंदर से जमीन खींचने वाला बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने समंदर के पानी को क्या किया है, ठीक है, प्लेवोलैंड बोलते हैं इनको, मतलब समंदर से जो जमीन को खींच लें, ठीक है। इन्होंने पूरा एक प्रांत ही बसा दिया आपका। एक प्रांत है यहाँ पे प्लोवोलैंड। प्लोवोलैंड पूरी तरीके से कैसा प्रांत है, जो समंदर के उसमें बना हुआ है, नया प्रांत बना है, समंदर का पानी पीछे ढकेल दिया और इसको डेवलप कर दिया। तो डच लोग मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है और इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी वहाँ पर बांधों को देखने गए, ताकि उस तरीके के बांधों को हम गुजरात में डेवलप कर सकें। कल पिछले सेशन में जब मैंने नीदरलैंड
आपको वो वाला सेशन जरूर देखना है जिसमें मैंने नीदरलैंड के बारे में बताया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लास में वो सेशन में आपका हुआ है जिसमें मैं भारत नीदरलैंड यात्रा पे मैंने प्रॉपर चीज़ें डिस्कस की हैं। दोनों मिला देंगे तो कॉम्बो हो जाएगा, सब कुछ क्रिएट हो जाएगा, फिर नीदरलैंड से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी हैं। और जैसे मैंने एक आपको रैंड स्टैड के बारे में बोला, रैंड स्टैड क्या है आपका, एम्स्टर्डम, रॉटरडम, द हेग और यूट्रेक्स, ठीक है। यूट्रेक्स यहाँ पे एजुकेशन का हब है, बहुत सारे भारत के लोग भी नीदरलैंड जाते हैं पढ़ने। द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यहाँ पर, आपको पता है एक इंटरनेशनल कोर्ट भी होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद आ जाए, कोई मुद्दा आ जाए तो उसे सुलझाया जाए। तो कहाँ पर अवस्थित है, द हेग में, ठीक है। इसके अलावा रॉटरडम यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह है और एम्स्टर्डम यहाँ का पूरी तरीके से टूरिज्म और कल्चरल साइट के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रशासन जो है यहाँ पे द हेग से चलता है, ठीक है। राजधानी एम्स्टर्डम है इसकी, ठीक। अब जब हम बात करते हैं कि डच नीदरलैंड का स्वर्ण काल जो था वो 17वीं सदी का समय काल था। 17वीं सदी में विज्ञान, व्यापार और सैन्य शक्ति के दम पर इन्होंने दुनिया में राज किया। एक कंपनी बनाई थी इन्होंने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दुनिया की पहली कंपनी जिसने शेयर जारी किए थे। शेयर जारी करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इन्होंने इंडोनेशिया में डचों ने ही, नीदरलैंड के लोगों ने ही इंडोनेशिया पे कब्जा किया, बहुत बड़ा इंडोनेशिया क्षेत्र है, मसाला इंडस्ट्री। भारत में भी डच आए, लेकिन 1759 में आपको पता होगा एक युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। 1759, पहले प्लासी हुआ 1757, फिर बेदरा हुआ। तो बेदरा के युद्ध में डचों को भारत से निष्कासित कर दिया अंग्रेजों ने, और डचों ने पूरा इंडोनेशिया कब्जा लिया। श्रीलंका में भी डच थे, दक्षिण अफ्रीका में भी डच थे, ठीक है। तो कई सारे क्षेत्रों में इन्होंने डच इस्टेब्लिशमेंट किया है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अमेरिका के भी कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया इन्होंने, ब्रिटिश कॉलोनी होने के साथ साथ वहां पर। तो आप सोचिए 17वीं शताब्दी इनका स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था। तो प्रधानमंत्री जी एक सामान्य देश की यात्रा में नहीं थे, जो आर्ट एंड कल्चर, इंजीनियरिंग, अपनी सैन्य कला, मतलब उसका एक इम्पोर्टेंस है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। यहाँ पर जो है कुछ सामाजिक और बातें, जैसे नीदरलैंड के लोग काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ऐसा कहा जाता है, हाइट बहुत होती है, दुनिया के सबसे लंबे लोग जो है नीदरलैंड में पाए जाते हैं। डचों की जो लंबाई होती है, लगभग औसतन लंबाई बता रहा हूँ, 182 सेंटीमीटर होती है। भारतीयों को देखेंगे तो 170 172 सेंटीमीटर के आसपास होती है। लेकिन डच में महिलाओं की भी हाइट होती है, महिलाएं होती हैं वहाँ पे, औसत महिलाओं की लंबाई 170 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो लंबे कद के इंसानों के लिए भी जाना जाता है। अभी आप देखिएगा फोटो में जो नीदरलैंड के राष्ट्राध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है। जीवन स्तर बहुत अच्छा है, खान पान बहुत अच्छा है, बेहतर स्वास्थ्य है यहाँ पे, ठीक है। नीदरलैंड दुनिया का सबसे प्रगतिशील देश, प्रोग्रेसिव कंट्रियों में गिना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो दुनिया के लिए, मतलब आप समझिए ये वो देश है जिसने पहली बार समलैंगिक विवाह को, सेम सेक्स मैरिज को, इसने पहली बार दुनिया का ऐसा देश जिसने लागू किया 2011 में। ये पहला देश है जिसने यूथनेसिया लागू किया। आप समझिए ये सब चीजें अब जाके भारत में लागू हो रही हैं। भारत में अब जाकर के होमोसेक्सुअलिटी पे बात हो रही है, यूथनेसिया पे बात हो रही है। तो ये दुनिया में बहुत चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर मतलब एक तरीके से प्रोग्रेसिव है, सहिष्णु है, चीज़ों को लेकर चलती है। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे फ्लोटिंग हाउस बहुत सारे हैं। समंदर वाला क्षेत्र जो है, समंदर के खतरों से निपटने के लिए यहाँ पे फ्लोटिंग विला डेवलप किए गए हैं। यानी कि जो है पानी का स्तर ऊपर नीचे होने पर भी, बाढ़ आने पर भी घर सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वो फ्लोट करते रहते हैं, समंदर पे घर बना दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, नीदरलैंड में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। नीदरलैंड में अपराध इतने कम है कि वहाँ जेलें बंद हो गई, जेल ही खत्म कर दिया, जेल ही बंद करनी पड़ी, अपराध ही नहीं हो रहे, कोई कैदी नहीं आ रहा। तो जेल के रख रखाव में इतना पैसा खर्च हो रहा था, तो इन्होंने जेलों को आलीशान होटल बना दिया कि अब यहाँ पे लोग आएंगे रहेंगे। ऐसा भी है नीदरलैंड, ठीक है। तो नीदरलैंड मतलब आप सोचिए कि जहां पर मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से जेल नहीं है, कुछ तो है लेकिन बहुत कम जेलें बची हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा डचों का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लाल, सफेद और नीले रंग का है।
नारंगी रंग का भी मतलब राष्ट्रीय रंग रखा गया है, क्योंकि आज भी जो है यहाँ पर क्या है कि आज भी राजा है यहाँ पर भी, अभी भी इन्होंने अपनी परंपरा को खत्म नहीं किया है। ठीक है, तो जो ऑरेंज कलर है वहाँ के राजा का प्रतीक है। मतलब वहाँ पे कहते हैं कि जब राजा का बर्थडे होता है उसको किंग डे के तौर पे मनाया जाता है, और किंग डे में पूरा देश नारंगी कलर के कपड़े पहनता है, मतलब नारंगी रंग में डूब जाते हैं वो लोग। तो इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हैं छोटी छोटी। और जैसा कि मैंने बताया, इंजीनियरिंग बहुत उच्च स्तर की है नीदरलैंड की, एग्रीकल्चर के तौर पे कृषि महाशक्ति के तौर पे है, बहुत छोटा है, ठंडी जलवायु है, उन्नत ग्रीन हाउस तकनीकी के माध्यम से ये आधुनिक खेती करते हैं। अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश कोई है तो नीदरलैंड है। ठीक है, अब जब आपके पास पैसा हो, जब आपके पास व्यवस्था हो, तो एक बार अब आप टहला सकते हैं। काफी कुछ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर, स्पष्ट है? कुछ ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये राजधानी एम्स्टर्डम है, यहाँ पे रॉटरडम है। ठीक है, ये यूट्रेक्स है आपका जो है यहाँ का एजुकेशनल हब है यहाँ पे। ठीक, और द हेग में यहाँ की पूरी ये आप देख रहे हैं कोस्टल सिटी के तौर पे हेग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म्स मैंने दिया है, एक टर्म्स दिया था ना? हाँ, नहीं भाई, क्या बताया था? रैंड स्टैड, रैंड स्टैड कहा जाता है इन चारों शहरों को। ठीक है, चलिए।